आज हम थोड़ा आपके लिए कुछ नया फॉर्मेट्स लेके आए हैं। ये बिल्कुल डिजिटल स्टूडियो है, बिल्कुल आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा और पहली बार मैं डिजिटल पेन पकड़ रहा हूँ, तो इट मे पॉसिबल कि कुछ थोड़ा टेक्निकल हर्डल्स आए, बट हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टुडे इज द फर्स्ट डे इन दिस न्यू फॉर्मेट, सो इट मे पॉसिबल दैट सम हर्डल्स we both will face hurdles, we both will the things for this 1.5 year, we both will the things for. So let us start with the chemical bonding. We both will, जिन बच्चों ने अभी तक क्लिक नहीं किया वो जल्दी से आ जाए। We both will, जिन बच्चों ने अभी तक रोज स्टार्ट किया जल्दी से आ जाए। Miss the time. जिन बच्चों ने अभी तक रोज आ जाए जल्दी से आ जाए। Miss the time. जिन बच्चों ने अभी तक रोज आ जाए जल्दी से आ जाए। Miss the time. जिन बच्चों ने अभी तक रोज आ जाए जल्दी से आ जाए। Miss the time. chemical bonding से अभी तक रोज आ जाए जल्दी से आ जाए। Miss the time. chemical bonding से अभी तक रोज आ जाए जल्दी से आ जाए। डाउट से अभी तक रोज आ जाए जल्दी से आ जाए। बोर्ड डाउट से बताइए स्क्रीन पे लिखिए। बोर्ड बताइए बोर्ड ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम, स्टार्टिंग विथ केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, ये आपका व्हाइट बोर्ड आ चुका है। स्टार्टिंग विद केमिकल 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 व्हाइट बोर्ड आ चुका है। स्टार्टिंग विद 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 केमिकल बॉन्डिंग में दो चीजें हम मेनली पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में? दो चीजें। दो चीजें मेनली हम क्या पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड में? एक हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड और सेकंड हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। देयर आर टू थिंग्स स्पेशली in chemical bonding. First is the ionic bond and second is the covalent bond. Ionic bond को अगर हम बात करें तो further we can classify ionic bond into three parts. First one is called as lattice enthalpy, second one is called as hydration enthalpy and third one is called as solubility. Three parts हैं, lattice enthalpy, hydration enthalpy and solubility. अच्छा, पहली बात ध्यान से सुनना, आयनिक बॉन्ड बना कौन रहे हैं? एस एंड पी वाले। जब भी एस एंड पी ब्लॉक वाले आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। एस एस वाले नहीं, पी पी वाले नहीं, डी डी वाले नहीं, वो मैटेनिक बना सकते हैं, कोवलेंट बना सकते हैं, पर आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और वो डिफरेंस कब होगा? जब वो दूर दूर होंगे। तो जनरली आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? एस एंड पी ब्लॉक वाले जब आपस में मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो जो भी मैं यहां बात कर रहा हूं, आइदर इट इज लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्युबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड के लिए है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कोवलेंट बॉन्ड। समटाइम्स हम प्रॉब्लम्स करते करते भूल जाते हैं, कोई कोवलेंट कंपाउंड उठाते हैं और देखते हैं कि इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अलग ही लगेगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन आयनिक बॉन्ड। देयर आर 3 पार्ट्स इन आयनिक बॉन्ड और 100% विद गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपका जेई और नीट में यहां से आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल कहते हैं ना जिसको जेन्युइन गारंटी है, ये मैं गारंटी लिख देता हूं, इट इज जेन्युइन गारंटी 100%। इसी साल 2020 में अभी
26 जुलाई को और 19 से 23 जुलाई के बीच में आपको पता चल जाएगा। मिनिमम एक से ज़्यादा भी आ सकता है, पर एक क्वेश्चन होगा, वही होगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा उसमें है कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। अगर ये पढ़ेंगे तो आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होता जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग जो आपका मेन चैप्टर है, जिसको कहें बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें एक बहुत अच्छी ग्रिप आपको बनेगी और मैं आपको बहुत डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपन जब आज यहाँ पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको बाहर जाके भी नहीं पढ़ना है, मतलब यहीं पूरा क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज आप फटाफट अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट 1 मिनट में राइट डाउन करिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आयनिक बॉन्ड, देन देयर आर 3 पार्ट्स इन आयनिक बॉन्ड, लैटिस एंथैल्पी। अभी आजकल एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं, अर्लियर वी यूज टू एनर्जी वर्ड, पर अब एनर्जी वर्ड चला गया। तो लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ Li and He वी विल कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इजंट इट क्लियर है ये? तो बिल्कुल फटाफट लिखिए, और मजा आ रहा है तो वाई लिखिए, यहाँ सर वी आर एंजॉइंग। और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नजर आए तो आप वो भी बताइएगा कि ये प्रॉब्लम लग रहा है। बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम वापस ऑफलाइन में क्लासरूम मोड में आ चुके हैं, ठीक है ना? ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपको कोई घर से पढ़ा रहा है। और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, वो मुझे अलॉन्ग साइड माई व्हाइट बोर्ड देयर इज अ LED एंड दैट वुड अपीयर ऑल योर कमेंट्स। ओके, चलिए लिखा आपने फटाफट। आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे सिर्फ आज की क्लास का मेन एम क्या है? आयनिक बॉन्ड, तीनों पार्ट आयनिक बॉन्ड का पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है। तो आज आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में सबसे हम पहले पढ़ेंगे लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा लैटिस H, दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? लेट अस सी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज आयनिक सॉलिड NaCl providing minimum energy, that is called lattice enthalpy, to break into its constituent ions in gaseous phase। 1 मोल आयनिक सॉलिड है मेरे पास, मिनिमम एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो, ब्रेक हो जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन से? इसके Na+ और Cl-। कौन से फेज में बेटा? गैसियस फेज में। ध्यान रखना ये कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में। सो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस फेज इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी इज द मिनिमम required energy to break 1 mole of an ionic solid into its constituent ions in gaseous फेज। समझ में? जैसे इसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट 746 किलो जूल पर मोल हमें चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। अब सिंपल सी बात हमें दिख रही है कि जितना इन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा इस आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द लैटिस एंथैल्पी? तो सिंपली लैटिस एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग आयंस। आयंस के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, उसको मापने का, उसको मेजर करने का, उसको निकालने का जो टूल है, जो एपरेटस है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। सर किस पर डिपेंड करता है? तो मैथमेटिकली लैटिस एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ आयन अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R-। यानी कि लैटिस एंथैल्पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज ऑन कैटाइन इनटू चार्ज ऑफ एनाइन अपॉन सम ऑफ द रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आना चाहिए बिल्कुल भाई, ठीक है? तो ये लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला है, बिल्कुल वही है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं।
जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं वो ही फॉर्मूला है, कोई नया नहीं है। तो आप जानते हैं दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 रखे हो तो फोर्स कितना होता है KQ1 Q2/r², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है KQ1 Q2/r होती है कि नहीं होती, तो वही एनर्जी है यहाँ Q1 Q2/r। तो सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान रखना लैटिस एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ 1/r प्लस r माइनस, एंड लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो ध्यान रखना अगर कैटाइन और एनाइन में एक भी बड़ा हो गया तो सम बड़ा हो जाएगा, आइदर कैटाइन बड़ा हो जाए चाहे एनाइन बड़ा हो जाए। जैसे ही इन सब का सम बड़ा हो गया लैटिस एंथैल्पी कम हो गई। फॉर मैक्सिमम लैटिस एंथैल्पी कैटाइन एंड एनाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फॉर मैक्सिमम लैटिस एंथैल्पी कैटाइन एंड एनाइन मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल साइज एंड ऑल्सो बी स्मॉल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, फॉर मैक्स Li कैटाइन एंड एनाइन मस्ट बी स्मॉल एंड इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल वर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि कैटाइन और एनाइन एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं हो सकते, तो क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट इक्वल वर्ड यूज कर सकते हो। बोलो समझ में आया ये बात, बोलो लैटिस एंथैल्पी का बेसिक समझ में आया। किसके लिए एप्लीकेबल है, आयनिक सॉलिड्स के लिए, कोवलेंट कंपाउंड की लैटिस एनर्जी मत निकालने लग जाना। तो लैटिस एंथैल्पी समझ में आ गया भाई। एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सफिशिएंट एग्जांपल दूंगा, जितना ज्यादा चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा, मैग्नीट्यूड देखना है भाई, क्योंकि एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो चार्ज ऑन कैटाइन ये क्या है, चार्ज ऑन कैटाइन ये क्या है, चार्ज ऑन एनाइन ये Q1 की तरह है और ये Q2 की तरह है, जो फोर्स में और अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं। तो बहुत बेसिक है, बोलो समझ में आ गया भाई। नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लें, नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर लें भाई। यस, राइट डाउन, जितना आप जल्दी नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। लैटिस एंथैल्पी समझ में आया होगा सब लोगों को। तो लैटिस एंथैल्पी बेसिक है कि दो आइंस के बीच में फोर्स कितना है, जितना ज्यादा फोर्स होगा पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाते हैं। ये लगाते हैं ना फिजिक्स में, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही तो है। यहाँ भी तो ये दो आयन ही तो है, ये कैटाइन और एनाइन Q1 और Q2 की तरह तो है। तो जितना ज्यादा इनके बीच में फोर्स होगा उतना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी। जितनी कम लैटिस एंथैल्पी, इसका मतलब इन दोनों के बीच में उतना ही कम फोर्स है। तो आप एस ब्लॉक में भी आओगे तो इसे पढ़ोगे, तो आप एस ब्लॉक में भी काम में ले लेना। अभी समझ में आ गया भाई आपको? लग रहा है थोड़ा मैं नर्वस लग रहा हूँ क्या? हूँ यार, 5% ही हो, क्योंकि ये पेन ही इस बोर्ड पे लिखना अभी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा है अभी, पर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज़माने में पढ़ाया था मैंने, पर वो बहुत टाइम हो गया। वंस आई एम वर्किंग विद सम कॉर्पोरेट्स, तब हम पढ़ाते थे। अब मेरे जो दोस्त बाहर बैठे हैं वो मुझे कह रहे नहीं सर चालू रखो, आप ठीक कर रहे हो, चल रहे, ऐसे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट लिखो भाई, ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। और जूम से अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है वो भी आप मुझे कंपेयर करके बताना, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आया होगा। कल थोड़ा सा मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए, तो ये थोड़ा सा नया प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया, ठीक है? तो आप देखिएगा फिर बताइएगा, अगर ये अच्छा लगे तो अपन इस पर कंटिन्यू करेंगे और जूम तो चलता ही रहेगा अपना। अच्छा, आज का टेस्ट एज पर शेड्यूल्ड है भाई, टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, 6:30 एग्जैक्ट आपको पेपर मिल जाएगा, नो चेंज इन टेस्ट शेड्यूल। नेक्स्ट, चलिए आपने लिख लिया होगा ये, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपन लैटिस एंथैल्पी के लिए, ध्यान से सुनना। LIF, LICL, LIBR एंड LII। बताइए व्हाट हैपेंस टॉप टू बॉटम व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम? क्या होगा लैटिस एंथैल्पी का? क्या होगा लैटिस एंथैल्पी का? लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस। वेरी गुड, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस। लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस। व्हाई? क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि Li की तो साइज सेम है,
Li तो सेम है, साइज किसकी इंक्रीज होती जा रही है, F माइनस से बड़ा Cl माइनस से बड़ा Br माइनस से बड़ा I माइनस। तो आप कह सकते हो कि R प्लस तो सेम है और R माइनस बढ़ रहा है, तो R प्लस प्लस R माइनस बढ़ रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे मुश्किल तोड़ना किसको है, LIF को। LIF को इतना आसान नहीं है तोड़ना, और सबसे आसान तोड़ना किसको है, LII को, क्योंकि एक स्मॉल है और एक लार्ज इनफ है, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो जनरली कैटाइन छोटा होता है और एनाइन बड़ा होता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सम बड़ा होता जा रहा है, लैटिस एंथैल्पी कम होती जाइए। और ले लेते एक एग्जाम्पल, चलिए वन मोर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग NaCl, MgCl2 and AlCl3, मूविंग लेफ्ट टू राइट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, बोलिए क्या होगा, व्हाट अबाउट द लैटिस एंथैल्पी, बोलिए बोलिए लैटिस एंथैल्पी क्या क्या होगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, वेरी गुड। व्हाई, अब कुछ बच्चे साइज का फंडा लगा रहे हैं कि Na से Mg छोटा हुआ, Mg से Al छोटा हुआ, पीरियड में साइज का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, साइज का ज्यादा वेरिएशन ग्रुप में ही आता है, क्योंकि ग्रुप में सेल्स बढ़ते हैं, पीरियड में सेल तो वही है, खाली जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कम होता है, पर बहुत वेरिएशन नहीं है। तो फिर वेरिएशन किस चीज का आएगा, यहां पर चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि आप जानते हैं ना लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ कितना है 1 into 1, यहाँ कितना है 2 into 1, और यहाँ कितना है 3 into 1, क्योंकि Na+1 का है, Mg+2 का है और Al+3 का है, तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही है। तो यहाँ साइज मत देखिएगा, जब आप पीरियड में मूव करें ना तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, और जब आप ग्रुप में मूव करें ना तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे साइज। दो ही चीज है, सम, लेकिन ध्यान रखना इंडिविजुअल कैटाइन और एनाइन पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हाइड्रेशन एंथैल्पी में और लैटिस एंथैल्पी में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग देखते हैं, किसमें, हाइड्रेशन एंथैल्पी में देखते हैं। तो यहां देखना आप सम करना, सम करने का मतलब एक भी बड़ा हो गया ना तो बेचारे लैटिस एंथैल्पी का काम तमाम हो गया। तो लैटिस एंथैल्पी मैंने लास्ट बताया था आपको कब मैक्सिमम होती है, जब दोनों इक्वल साइज के, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के और स्मॉल हो, छोटे हो। Li कितना सा छोटा है, F कितना सा छोटा है, F माइनस Li प्लस, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटों में से है ये। तो LiF को तोड़ना कितना मुश्किल है यार, नहीं तोड़ा जा सकता, बट Li को बहुत आराम से। क्या सीजियम फ्लोराइड को तोड़ा जा सकता है सर, यस, क्योंकि वहां सीजियम बड़ा हो गया, फ्लोरीन छोटा हो गया। ले लो एग्जांपल ले लो, क्या दिक्कत है, आप LiF, NaF, KF, RBF और CSF, अब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। व्हाट अबाउट लैटिस एंथैल्पी, अरे सर डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि देखो कैटाइन की साइज बढ़ती जा रही है ना, साइज देख लो आप, साइज किसकी बड़ी है, Li प्लस से Na प्लस, Na प्लस से K प्लस, K प्लस से, हाँ देखो ये निकल गया, बिल्कुल मजा आ गया यार, ये तो Rb प्लस एंड सीजियम प्लस। तो आप देखोगे कि ये साइज बढ़ रही है, यहाँ कौन साइज बढ़ रही थी, कैटाइन की, यहाँ किसकी साइज बढ़ रही है, एनाइन की, यहाँ किसकी साइज बढ़ रही थी, एनाइन की। तो कोई भी बढ़े, चाहे कैटाइन बढ़े चाहे एनाइन बढ़े, हम तो सम देख रहे हैं, आइदर कैटाइन इंक्रीजेस साइज और एनाइन साइज इंक्रीजेस, कोई भी एक इंक्रीज करेगा तो सम तो इंक्रीज होएगा ही होएगा, तो लैटिस एंथैल्पी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, कैटाइन की साइज बढ़ रही है, तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो जनरलाइज हो गया। अब आपको समझ में आ गया कुछ एग्जांपल से कि लैटिस एंथैल्पी से कैसे डिपेंड कर रहा है। लैटिस एंथैल्पी से दो ही चीजें पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ आयंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। इजंट इट क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं अपन, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, मैंने कहा ना मेरे साइड में अलॉन्ग साइड आई हैव LED, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो यहाँ फ्लैश होंगे, तो मुझे दिखता रहेगा और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता रहूँगा साथ साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट आप लिखते जाओ, तो हम इसके बाद में बेस्ट दैट जूम, कुछ लोगों ने कहा यप सर, कुछ ने कहा स्क्रीन ब्लर है, ये देखते हैं भाई,
हाँ हाँ, वो जो ब्लर हो रहा है भाई, वो मैंने आपको उस दिन पहले भी जूम में भी ऐसा होता था कई बार, तो आप अपना जो नेट कनेक्शन है ना वो थोड़ा चेक कर लो, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनको मज़ा आ रहा है, वो कह रहे नहीं सर ठीक चल रहा है, कुछ कह रहे बेस्ट देन जूम, बिल्कुल बिल्कुल, कैरवी कह रही यस सर, हाय सर, ठीक है, जीतू दवे ग्रेट सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समीप मेहता कह रहा है इंक्रीजेज सर, आनंद कह रही वो जो पुराना क्वेश्चन है उसके आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा। अब मैं आपको एस ब्लॉक से यहाँ से जंप करवा के एस ब्लॉक में ले जाके इसी कॉन्सेप्ट से फटाफट थर्मल स्टेबिलिटी, लेकिन एस ब्लॉक वालों की, पी ब्लॉक वालों की नहीं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो इसी पर बेस्ड है, मतलब लेटिस एंथैल्पी पर ही बेस्ड है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए और सेकेंड ए के कौन से सॉल्ट? कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे ध्यान से सुनना, मैं सब दिया, सिंपल सी बात है। कई बार बच्चे इस कॉन्सेप्ट को कोवलेंट कंपाउंड में लाते हैं, जब वो पी ब्लॉक पढ़ रहे होते हैं ना तो कहते हैं सर आपने थर्मल स्टेबिलिटी वहां तो ये बताई थी, यहाँ ये आ रही है। तो भैया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं फर्स्ट और सेकेंड ए के आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, कार्बोनेट्स के, सल्फेट्स के, नाइट्रेट्स के, इन पर ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होता है। लेट अस से फर्स्ट ए के कार्बोनेट देखते हैं। देखो फर्स्ट ए के कार्बोनेट कौन कौन से हैं? लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। ये फर्स्ट ए के कार्बोनेट है। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जब हम इनको हीट करते हैं तो ये किस में जाएगा? Li2O प्लस CO2 में। ये हीट करेंगे तो किस में जाएगा? Na2O प्लस CO2 में। इसको हीट करेंगे, बिल्कुल बोलते जाओ, K2O प्लस CO2। इसको हीट करेंगे, किस में जाएगा? Rb2O प्लस CO2। इसको हीट करेंगे, किस में जाएगा? सीजियम ऑक्साइड प्लस CO2। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो जितना जल्दी टूट जाता है, जितना जल्दी टूटेगा वो उतना ही लेस थर्मल स्टेबल है, और जिसको तोड़ने के लिए बहुत हीट देंगे वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल है। अब मैं आपको बिल्कुल प्रूव करके बताऊंगा, मैं आपको रट्टा नहीं बनवाने वाला हूं, बिल्कुल साइंटिफिकली मैं प्रूव करूंगा। इनऑर्गेनिक भी रट्टा नहीं मानने वाली है, वो भी साइंटिफिक है। तो यहां पर हमें क्या चेक करना है? इनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है। किनकी? कार्बोनेट्स की, फर्स्ट ए के सारे कार्बोनेट्स की। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने हैं। जो जल्दी टूट गया वो कम थर्मल स्टेबल, जो मुश्किल से टूटा वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल। अब मेरी एक बात आप बताओगे कि जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट कम स्टेबल होता है, जिसका प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता है। सिंपल सी बात है। आप मुझे इनकी स्टेबिलिटी बताइए, इनकी, इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बताइए, क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम इनके ऑक्साइड्स की। किससे बताओगे? लैटिस एंथैल्पी से। बाय यूजिंग लैटिस एंथैल्पी व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसकी ज़्यादा है? तो देखो लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो इनकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। लैटिस एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो इनकी टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कौन सा बनना आसान है? लिथियम ऑक्साइड बनना आसान है कि सीजियम ऑक्साइड बनना आसान है? जोर से बोलो, फटाफट लिखो, कौन बनना आसान है? लिथियम ऑक्साइड बनना आसान है कि सीजियम ऑक्साइड बनना आसान है? क्योंकि मैं आपको अगर रट्टा मरवा दूंगा और अचानक कुछ नया आ गया तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लिथियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है या सीजियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, फटाफट बताओ। विच वन इज मोर स्टेबल? बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? लिथियम ऑक्साइड। आयरन मैन, तुम्हारा आंसर है लिथियम ऑक्साइड। बिल्कुल, लिथियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। अरे वाह, कैसे पता लगाया? तो हाँ, लिथियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। जब ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब
जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, उसका मतलब उसका रिएक्टेंट लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल है। वेरी गुड। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि सर इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, साइज का जो सम है वो कम है, इसलिए इसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है तो ये कैसा हुआ? लेस स्टेबल। बोलो समझ में आया? जल्दी से बनाएगा क्योंकि ये स्टेबल है। कोई चीज का प्रोडक्ट स्टेबल है किसी रिएक्शन का, तो रिएक्शन विल ट्राई टू प्रोसीड इन द प्रोडक्ट साइड, एंड इफ द प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, सो व्हाई द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्ट साइड? वो वापस आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि उसका जो आप रिएक्शन का जो आप एनर्जी ग्राफ खींचेंगे, एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो वो जाना ही नहीं चाहेगा, सीजियम कार्बोनेट सीजियम ऑक्साइड की तरफ जाना ही नहीं चाहेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाया आपको समझ में आया तो आप मेरी क्लास में आना पसंद करेंगे, नहीं समझ में आया तो आप नहीं आएंगे। तो जब बनाया हुआ चीज स्टेबल ही नहीं है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं, जब स्टेबल नहीं है तो वो किधर आएगा? इधर आएगा। अब फिर भी इसको इधर ले जाना है, ले जाना है, ले जाना है कि नहीं सर मुझे तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो यू हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एनर्जी, मोर ऑफ एंथैल्पी, इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा हुआ? मोर स्टेबल। वेरी गुड। ये कैसा हुआ? लेस स्टेबल। आहा, मजा आ गया यार। शाबाश, बच्चे लिख रहे हैं, सही आंसर लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो टॉप टू बॉटम इन कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी, अब अच्छा है आप याद कर लो यार, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। आहा, मजा आ गया। यही तो मैं कहना चाह रहा था। किसकी? किसके? कार्बोनेट्स की। तो जो कार्बोनेट्स है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हो? अरे ये बच्चे तो बढ़िया है यार, इनका तो जिन्होंने सही आंसर दिया है दे विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, उनके घर पे एक इनबॉक्स बिल्कुल आएगा, आप करेंगे तो बढ़िया निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है। दैट वुड बी अ सरप्राइज। तो ये जो इनके नाम नोट करके लिख लो भाई। जीतू दवे। जीतू अपना नाम क्या है? ये दवे वो शायद, अच्छा प्रियल है, प्रियल के पापा का नाम है, प्रियल है आपका। ये कासवी है, ठीक है, अपना ये कनौजे है, ठीक है ना। वो लिख रही है कब मिलेगा? एज द लॉकडाउन ओपन्स यू विल गेट, यू विल रिसीव विद इन 10 days बेटा। अच्छा, आयरन मैन हर्षित। अरे हर्षित तो आयरन मैन ही है बेटा, आई नो यू। गुड गुड गुड, तुम सब आयरन मैन ही हो, ठीक है ना। हम नाम चेंज कर ले अपना आज से, है ना। ये आयरन मैन और ये जो लिख रहा है ना प्लेटिनम मैन, ये बंद करो। कैरवी, यस सर। अरे कौन कह रहा है? राजस्थान हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। राजस्थान ही अच्छी जगह है भाई अभी तो। प्रज्ञा, अरे ये कौन सा है? हाँ ये प्रज्ञा है, मुझे पता है। गुड गुड। आनंद गिरी लड्डू भेज देना सर। बिल्कुल बिल्कुल, खा खा के मोटा हो तो और कुछ नहीं करेगा। कैरवी सर अहमदाबाद भेज देना आप। ओके गुड। चलिए एंजॉइंग क्लास, इस मीन्स आप चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल अब तो ऐसे लगने लग गया यार आप लोगों को कि आपके सामने में खड़ा हूँ। तो थैंक्स टू माय टीम, जो संदीप जी हैं और महिला जी जो मेरे टीम के कोर मेंबर हैं, उन्होंने आज मुझे बड़ा आपके सामने इस तरह से खड़ा किया है, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम। आज टीचर वापस जाग उठा, ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा भैया फटाफट। अभी मैं बहुत शानदार एग्जांपल देने वाला हूँ, जेईई यूनिट में छपेगा, बिल्कुल यही छपता है, मेरे से पूछ के पेपर बनता है भाई। मैंने पहले भी कहा था आपको और आज भी कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा जो नोट्स में लिखा है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता है तो डंडा लेके घर आ जाना मेरे। 110%। थर्मल स्टेबिलिटी एस ब्लॉक में भी आएगा और बॉन्डिंग में भी आएगा। तो व्हाट अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। ये मैंने फर्स्ट एक का एग्जांपल ले लिया। क्यों? क्योंकि सर टॉप टू बॉटम ये क्या हो रहा है? लेस स्टेबल। इसका मतलब ये क्या है? मोर स्टेबल। फिर यहां से इसको यहां ले जाने के लिए मोर हीट रिक्वायर्ड, मोर हीट रिक्वायर्ड। अरे वाह यार, कैसे भी लिख लो इस बोर्ड पे, मोर हीट रिक्वायर्ड। ये क्या है? मोर स्टेबल। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको यहां से यहां ले जाने के लिए लेस हीट रिक्वायर्ड। तो धीरे धीरे मैं जो फीचर्स हैं इस डिजिटल बोर्ड्स के वो सीखते जाऊंगा, तो और ये ज़्यादा आपके और मेरे साथ कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए लेस हीट रिक्वायर्ड। ये क्या है? ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल इसलिए मोर हीट रिक्वायर्ड। इसको मोर हीट रिक्वायर्ड इट मीन्स इट इज मोर थर्मल स्टेबल। तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। डन भाई।
अब आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल के साथ। डन, फटाफट लिख लिया भैया आपने विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रीसियस नाउ। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड डे दोनों बताता हूँ एक साथ। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, हीट किया Li2O प्लस CO2, हीट किया सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2, K2O प्लस CO2, हीट किया Rb2O प्लस CO2, हीट किया सीजियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, अब सेकेंड डे में आ जाते हैं। सेकेंड डे में कौन कौन है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। आता है ना ये तो आपको? यस, वही है ये वही है जो आप बचपन में पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, BeO प्लस CO2, MgO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, SRO प्लस CO2, BaO प्लस CO2 और ये RaO प्लस CO2। तो आप यहां भी देखो वही सेम चीज है, यहां भी फर्स्ट डे में भी और सेकेंड डे में, दोनों जगह वो सेम चीज है। क्या सेम चीज है? टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सेम फंडा यहां है, क्योंकि आप देखो साइज बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। सिंपल सी बात है। यहां तक तो आपको आता था और ये मुझे सिखाना भी नहीं था। मुझे आपको जो सिखाना है, अब जो आज बच्चा आंसर सही आंसर देगा वो बच्चा है, बाकी कोई कदम का नहीं है। अब जो सही देगा बिल्कुल ध्यान से देना और टाइम लेना, टेक योर टाइम। कई बार हड़बड़ी में -1 होता है, सीधा डॉक्टर से कंपाउंडर बनते हो। तो ध्यान रखने ना, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब वही वार्ड में जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहा होगा वो आपका डॉक्टर होगा जो आपके साथ पढ़ रहा था, और आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि यार ये जो आपके ड्रिप लगाई है वो ड्रॉप सही डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, और फर्क कितने का होगा दोनों में? एक क्वेश्चन का फर्क होगा। इसलिए ध्यान से सुन लेना और सही आंसर देना। फर्स्ट ए और सेकंड ए में कंपेयर करके बताओ कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है। ये जो बच्चा बताएगा वो बच्चा है। फर्स्ट ए और सेकंड ए में बताओ विच वन इज मोर थर्मल। टेक योर टाइम, फटाफट नहीं। हाँ, ये जो फटाफट वाले हैं ना, भगवान भी नहीं बचा सकता इनको। सोच मोहित शर्मा, सोच पहले। अगले साल ड्रॉप करना है क्या? अब फीस जमा करा दो ड्रॉप वाले। हाँ, ड्रॉप वाले फीस जमा कराते जाओ भाई, बिना सोचे जो आंसर बोलते हैं ना वो फीस जमा कराओ अगले साल की। हाँ, डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल देंगे। टाइम तो ले नहीं रहे और फटाक से बुलेट की तरह आंसर दे रहे हो। वैसे बच्चे बन जाओ पहले। मैंने कहा टेक योर टाइम, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया यार। ये देखो हरिओम गुप्ता, एक साल तो ड्रॉप कर लिया, अगले साल फिर करेगा क्या? ध्यान से देख के आंसर बता। हो सकता है सही है, मैं ये गलत नहीं करा, पर इतनी जल्दी क्यों दिया आंसर? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बताओ फटाफट। सेकंड डे, अरे ये आनंद गिरी क्या कह रहा है? फर्स्ट डे इज मोर स्टेबल। अच्छा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अब बोलो भाई, इतनी देर से बोल रहे थे। कोठियारी, सेकंड डे इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट डे। बिना सोचे नहीं बोलना। नीतिशा, सेकंड डे, अच्छा हुआ नीतिशा मैंने क्लास ले ली। सेकंड डे। हर्षित कह रहा है फर्स्ट डे। जिन्हें मेहता सेकंड डे। मीत चौधरी सेकंड डे। देखो अब मुझे थप्पड़ मारना पड़ेगा भाई। कोई सिस्टम है क्या इसमें से हम थप्पड़ भी मार सकते हैं? ऐसा भी कोई सिस्टम बनाया गया भाई? आयुष सिन्हा फर्स्ट डे, सिंघानिया सेकंड डे, अमरदीप सेकंड डे। अच्छा, वो अपना अंकित सिंह। अभी किसी के पेरेंट्स का नाम निकल जाए मुझसे तो डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि जो स्क्रीन पर दिख रहा है मैं वही बोल पा रहा हूँ। मोहन इंजीनियर। मोहन, मम्मी ने कितने तेरे से हाँ आशाएं पाल रखी है कि मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल कौन संभालेगा, और तू कर क्या रहा है? कैरवी फर्स्ट डे, विजय छाबरिया फर्स्ट डे, अस्मी वोरा। अस्मी तो अस्मी है यार, अस्मी तो बढ़िया बढ़िया। सर फीस भरनी पड़ेगी आपको। कौन है ये? कौन है रे? लज्जा पटेल फर्स्ट डे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रज्ञा फर्स्ट डे, तिथि पटेल फर्स्ट डे। अब देखो सब धीरे धीरे बदल गए ना, जैसे मैंने बोला ना कि सेकंड डे क्यों बोल रहे हो? हाँ इसी, बोल फटाफट, बोल फटाफट। फर्स्ट डे, यस
हाँ ये देखो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये शकील जी, बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हैं और आज केमिस्ट्री का आंसर दे रहे हैं मेरी क्लास के बाद। धन्य भाग हमारे कि आप बैठे हमारी क्लास में और ये फर्स्ट है, वेरी गुड। अब देखो भैया आंसर तो बहुत ऑब्वियस है, नहीं बता रहा यार, क्यों बताऊं, मुझे पहले ये बता दो यार, आपको कंपेयर करना है ना, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करो। BeO और लिथियम ऑक्साइड में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ फटाफट, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Li2O और Be2 में, इसको जाने दो, रिएक्टेंट को जाने दो, प्रोडक्ट बताओ कि Li2O ज्यादा स्टेबल है कि BeO ज्यादा स्टेबल है, फटाफट बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो Li कितना चार्ज है 1, ऑक्सीजन का कितना चार्ज है 2, तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 1 × 2। Be अच्छा Li2O, Be का चार्ज कितना है +2 और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कितना है 2 और यहाँ चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कितना है 4। इसका मतलब इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है। हाँ सर, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो गया भाई, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो फर्स्ट ए इज मोर स्टेबल देन सेकंड ए। बोलो बात बनी कि नहीं बनी? तो जो बच्चे सेकंड ए वाले आंसर दे रहे थे ना, सोचो क्यों गलत आंसर दे रहे थे। मैंने क्या कहा कि आप पहले प्रोडक्ट को कंपेयर कर लो यार, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल उसका रिएक्टेंट कम स्टेबल, जिसका प्रोडक्ट लेस स्टेबल है ना उसका रिएक्टेंट मोर स्टेबल। अब जो बच्चे बिल्कुल बेवकूफ टाइप के हैं मेरी तरह, हाँ आपको पढ़ा रहा हूं तो कैसा होगा यार, जो बच्चे एकदम बेवकूफ टाइप के हैं उनको +4 - 1 उनको +4 करवा देते हैं। कैसे याद कर लेना है? बिल्कुल रट्टा मार लो, मेरे साथ बोलो मन मन में, आंखें बंद करके जोर से बोलो, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज आइदर फर्स्ट डे और सेकंड डे। टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी कभी चेंज नहीं होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड डे? फर्स्ट डे इज मोर स्टेबल देन सेकंड डे। ये दो बातें जिसने सीख ली वो आज +4 हो गया। ये लो मैं अपना सिग्नेचर भी कर दे रहा हूं, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी, जोर से बोलो आवाज नहीं आ रही है, इंक्रीजेज। और फर्स्ट डे और सेकंड डे में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट ए की ज्यादा होगी। ध्यान से सुन लिया, जिसने ये बात समझ ली उसका काम हो गया। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट ए सेकंड ए के कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कोई भी हो, सॉल्ट होना चाहिए, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अब आज तक आप रट्टा मार रहे थे, इसको कहाँ लैटिस एंथैल्पी से कौन टीचर आपको पढ़ा रहा था? तो आज मजा आया ना कि हाँ सर फीस टाइम पर डिपॉजिट कर दी तो मजा आ गया, ठीक है ना भाई। और जिसने नहीं करी है ना वो ध्यान से सुनना, आप सिर्फ उसके व्हाइट स्क्रीन दिखेगी, उसको एक फीचर हम लेकर आ रहे हैं, आएगा वो भी क्लास में, लॉगिन भी होगा पर स्क्रीन व्हाइट ही दिखेगी, ना कोई आवाज आएगी। आवाज एक ही आएगी, डिपॉजिट फीस, डिपॉजिट फीस। क्योंकि ये टेक्निकली बड़े साउंड लोग हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है भाई, क्योंकि हम तो टीचर हैं, ये टीचर तो है नहीं, तो इनको एक ही चीज़ से मतलब है। तो फटाफट जिसने भी नहीं भरी है भर दें भाई। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? टॉप टू बॉटल थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, और फर्स्ट डे और सेकेंड डे में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? फर्स्ट डे हैज मोर थर्मल स्टेबल देन सेकेंड डे। बस किसी को कुछ भी नहीं लिखना हो कि सर मैं तो अभी ज्वाइन किया 1 मिनट पहले ही, तो भी आपका काम हो गया, ठीक है। 1 मिनट में समराइज कर देता हूं और थोड़ा कलर वलर चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा मजा आए। ये लो साहब कलर चेंज करते हैं कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बोलो समझ आया? अभी बड़ा बड़ा लिख दिया, समझ आया। और फर्स्ट ए और सेकेंड में थर्मल स्टेबल कौन होता है? फर्स्ट ए इज मोर थर्मल स्टेबल देन सेकेंड ए। अब कोई नया एग्जांपल आए, कुछ भी आए, आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख लेना लैटिस एंथैल्पी से, उल्टा रिएक्टेंट की कर देना, सिंपल एक ही फंडा हर जगह लगेगा। तो रिमेंबर इट ऑलवेज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी तक जो पढ़ाया। और ये लैटिस एंथैल्पी समराइज कर दिया है भाई, ये लैटिस एंथैल्पी को समराइज कर दिया है फॉर लेट कमर्स। जो लेट कमर्स है, वैसे तो आज मैं थोड़ा लेट रहा पर आपको पता चल गया होगा क्यों लेट रहा। पेशेंस, धैर्य का फल मीठा होता है, देखो कितना मीठा निकला है। तो ठीक है भाई, आज ये समझ में आया। अब छोटा सा अभी टाइम है अपने पास, थोड़ा सा एक पॉइंट और
हाइड्रेशन एंथैल्पी का और डिस्कस कर लेते हैं 15-20 मिनट में, और फिर आपके मैं बाद में आराम से कमेंट लेके आगे कैसे क्या करना है अपन डिस्कस कर लेंगे। बोलो समझ में आ गया भाई? अभी तक समझ पढ़ाया वो समझ में आया भाई सबको? वाई और एन लिखो फटाफट, स्क्रीन पे दिखना चाहिए। समझ में आया तो यस लिखो, वाई लिख दो चाहे, और नहीं समझ में आया तो नो लिखो। राइट फास्ट, राइट भाई, स्क्रीन पर लिखो फटाफट, यस और नो लिखो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर, यस सर, यस सर, गुड गुड गुड, यस सर। हाँ बस बस बस, ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस यस। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब आपको जो आज पढ़ाया वो समझ में आया, अभी तक जो पढ़ाया। आगे बढ़ जाते हैं। अब वो क्या आदत पड़ी हुई है कि जल्दी से वो क्या उठाओ, डस्टर उठाओ और साफ करो, तो जल्दी से हाथ डस्टर उठाने की तरफ जाता है, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन, अब देखो यार थोड़ी थोड़ी राइटिंग भी सुधर रही है ना? अब थोड़ा सा इंजीनियरिंग जैसी राइटिंग लिखी जा रही है। अच्छा, इंजीनियरिंग जैसी तो पहले लिख रहा था, अब मैं टीचर जैसी लिख रहा हूँ। ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी आ गया। फिर कलर चेंज करते हैं, ये लीजिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ध्यान से सुनो। आयनिक सॉलिड है, कौन से फेज में? गैसियस फेज में। उसको किस में डाला? वाटर में डाला, वाटर में डाला। वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट। यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। किसी आयनिक सॉलिड को डाला M+ को, इससे क्या बनाया इसने? M+ एक्वस, और जो एनर्जी लिबरेट हुई एक्सोथर्मिक होगा, उट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसे बोलते हैं सॉल्वेटेड कैटाइन। इट इज कॉल्ड सॉल्वेटेड कैटाइन। ये क्या है आपका? सॉल्वेटेड कैटाइन है। कैसे होता है मैं बिल्कुल दिखाता हूँ। जब आपको नजर आने लग जाए ना कि हाँ से नजर आ गया, तब छोड़ेंगे। ध्यान से सुन लो। पहली बात तो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो देनी पड़ रही थी, एंडोथर्मिक था, बट इन लेटिस एंथैल्पी तो, लेकिन इन हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो रही है। तो ये कैसा है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? एक्सो। और देखो कैटाइन के लिए अलग डिफाइन होगा, एनाइन के लिए अलग। अब अलग से एनाइन ले लिया, इसको भी वाटर में डाल दिया। वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस सॉल्वेंट। क्या बनाएगा? X- एक्वस, और जो रिलीज होगी एनर्जी उसे क्या बोल दो? हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं। इसे क्या बोलेंगे? X- को, एक्वस को सॉल्वेटेड एनाइन। इट इज कॉल्ड सॉल्वेटेड एनाइन। ये सॉल्वेटेड एनाइन है। अब कोई मुझे बोले कि किस चीज पर डिपेंड करता है, पहले मैं डिपेंडेंसी दिखा देता हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R+ एंड R-। आहा, ये सबसे जोरदार है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मोहित सर का फोन है। यस सर, यस सर, हाँ सर, सर बता दोगा, अभी तो क्लास में हूँ। हाँ सर, सब बताता हूँ आपको, ये पूरा स्टूडियो है सर। हाँ सर, यस सर, यस सर, हाँ हाँ, ये सर इनका प्लेटफॉर्म तो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो आया और शुरू कर दिया। हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ। यस सर, श्योर सर, ठीक है सर। ये ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ये यार हमारे बहुत बढ़िया फिजिक्स के टीचर हैं, मित्र हैं, उनका फ़ोन आया है कि कैसे चला रहे हो सर। देखो मोहित सर को भी बढ़िया लगा बच्चों लोगों, तो आपको लग ही रहा होगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। ये कैटाइन और एनाइन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंडिविजुअल कैटाइन अलग है और इंडिविजुअल एनाइन अलग है। हाँ, वहां क्या था? वहां क्या था? याद करो, वहां क्या था? वहां था R+ R-। अब जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो तो समझ गए कि सर यहां से कोई भी एक बड़ा हो गया तो कम हो गया, कोई भी एक बड़ा हो गया, इधर कैटाइन बड़ा हो जाए या एनाइन बड़ा हो जाए। लेकिन तुम हाइड्रेशन एंथैल्पी को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि चाहे कैटाइन छोटा हो चाहे एनाइन छोटा हो, कोई भी एक छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि जो छोटा है उसके कारण ज्यादा हो गई, जो बड़ा है उसके कारण कम हो गई।
वहां तो एक भी बड़ा हो गया, उसने काम तमाम कर दिया, एक छोटा पड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो एक भी छोटा हुआ उसके कारण ज्यादा हो गई, तो कैटाइन छोटा हुआ तो ज्यादा हो गई, एनाइन छोटा हुआ तो ज्यादा हो गई, दोनों छोटे हुए तो दोनों की ज्यादा हो गई, तो प्लस करोगे तो और ज्यादा हो गई। तो यहां आपका इंडिविजुअल साइज पर डिपेंड कर रहा है और यहां सम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर ओनली वन इज स्मॉल देन इट इज इनफ ओनली। यहां एक भी बड़ा हो गया तो काम खराब हो गया। बोथ कैटाइन एंड एनाइन मस्ट बी स्मॉल, दोनों ही छोटे होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना अच्छा कोई कहे सर ये क्या है, ये रिलीज क्यों हो रही है? अच्छा ये बता दूं क्या? चलो ये बता देता हूं। मेरे को ये थोड़ा सा आहा देखो, ये देखो करत करत अभ्यास जड़ मती हो सुजान, तो ये मैंने साफ किया। अब अपन बढ़ाते कि सर हो क्या रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत बढ़िया। ये कैटाइन है आपका, है कि नहीं है? ये कैटाइन, दिस इज कैटाइन, ये आपका कैटाइन है और ये आपका डाइपोल है। डाइपोल समझ गया क्या? वाटर है, तो ये कैटाइन है इसलिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैटाइन, और ये क्या है आपका? वाटर है। वाटर इज अ डाइपोल। तो ये कौन सा अट्रैक्शन है? दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। याद आया क्या? अरे याद आया क्या? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। याद है क्या? हम लंदन फोर्स और वो सब पढ़ते थे तब आता था। तो ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण ये क्या होगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड होगी। जितना छोटा कैटाइन होगा ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसको अपने इलेक्ट्रॉन तो कम खींचने हैं, इनको वो ज्यादा खींच पाएगा। सर इसमें क्या होगा? अरे भैया ये एनाइन है, ये तो न्यूक्लियस है, ये क्या आपका? एनाइन है। तो जस्ट उल्टा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जस्ट उल्टा, बिल्कुल यहां पर माइनस प्लस था, एनाइन में क्या हो जाएगा? ये अच्छा कोई समझ ना, ये प्लस तो न्यूक्लियस दिखाया है, ओवरऑल इस पर कैसा चार्ज है? ओवरऑल तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी एक छोटा हो गया। अब कोई के एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, जो फटाफट फिनिश करे। नोट करो भाई, देखो बच्चे बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं, मेरे को थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि राइटिंग भी सही है, समझ में भी आ रहा है। तो समझ में आया भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी दोनों समझ में आया। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो गई? हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज एनर्जी हो गई। जब आपने इस गैसियस कैटाइन को वाटर में डाला तो ये हाइड्रेटेड कैटाइन बन गया, सॉल्वेटेड। और सॉल्वेटेड कोई अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेटेड, और वाटर हो तो क्या बोल देते इसे? हाइड्रेटेड। कॉमन नाम क्या है? सॉल्वेटेड। अल्कोहल हो, कोई सॉल्वेंट हो, लेकिन वाटर हो तो क्या बोल देंगे? सॉल्वेटेड कैटाइन। और इसे क्या बोल देंगे? सॉल्वेटेड एनाइन। इसे क्या बोल देंगे? सॉल्वेटेड सॉरी हाइड्रेटेड एनाइन। इसे क्या बोल देंगे? हाइड्रेटेड एनाइन। डन। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि क्या होगा, लेकिन ध्यान सुनना, अब कैटाइन के अलग एग्जांपल इंडिविजुअल देखना है, एनाइन का इंडिविजुअल देखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। वहां दोनों को साथ में देखना पड़ता था, यहाँ कैटाइन इंडिविजुअल है। चाहिए कौन से फेज में भाई? गैसियस फेज में है। ध्यान रखना, जो भी हम कैटाइन और एनाइन ले रहा हूं दैट शुड बी इन गैसियस फेज। गैसियस फेज ये किस में है? गैसियस फेज में। सॉलिड फेज में नहीं है ये, ध्यान रखना, गैसियस फेज में। बोलो यहां तक समझ में आ गया भाई? हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ में आई? हाइड्रेशन तब जब सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, अगर सॉल्वेंट कुछ और लेंगे तो सॉल्वेटेड एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, तो क्या नाम आ जाएगा? सॉल्वेशन एनर्जी। और वाटर ले रहे हैं तो क्या नाम आ जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो लिखा, फटाफट लिखा भाई आप लोगों ने? डन, कोई दिक्कत नहीं है? आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। अब एग्जाम्पल, Li प्लस Na प्लस K प्लस गैसियस है भाई, Rb प्लस सीजियम प्लस, सब गैसियस है, ऑल आर इन गैसियस फेज, सब गैसियस फेज में है भाई। बताओ टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या होगा बताओ, टॉप टू बॉटम। तो साइज बढ़ रही है, एज साइज इंक्रीजेज हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Li+ के लिए, है ना। इसमें लार्जेस्ट और इसमें क्या होगी, स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट होगी। दूसरा ले लेते हैं सेकेंड ए में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इनमें क्या होगी, वही टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रही है। एनाइन में ले लो, F-, Cl-, Br-, I- क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। इंडिविजुअल देखेंगे, Li+ की अलग देखा, F- की अलग देखा। और ले लो Be2+, Mg2+, Al3+, बताओ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। देखो क्या होगा, चार्ज बढ़ रहा है ना, साइज छोटी हो रही है और चार्ज बढ़ रहा है, तो खींचने की ताकत बढ़ रही है, वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये ले लिया मैंने, तीसरा एग्जांपल ये ले लिया मैंने, और फोर्थ एग्जांपल मैंने ये ले लिया। बोलो कोई दिक्कत आपको, समझ आ रहा है अभी सबको। एक क्वेश्चन करा के हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंक्लूड करूंगा, 1 o'clock आया सेकंड क्लास, तो मैं अभी मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा, थोड़ा लेट हो गए, आगे से नहीं होगा, फिर सब सेट हो जाएगा। बोलो समझ में आया भाई, इसको कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है इसलिए डिक्रीज हो रहा है, यहाँ टॉप टू बॉटम एनाइन की साइज बढ़ रही है, डिक्रीज हो रहा है। अब Li जैसे I है, LiI, तो आप कह सकते हो कि सर I- के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, लेकिन Li+ के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, तो दोनों का सम करोगे तो आप ज़्यादा कर लोगे, क्योंकि इंडिविजुअल देखना है कौन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जबकि लैटिस एंथैल्पी आप कैसे देखोगे, आप देखोगे Li+ I- कि सर इसकी साइज छोटी, इसकी साइज बड़ी, दोनों की मिलाकर साइज बड़ी, इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी कम। तो जब आप Li का एग्जांपल लेते हो तो कहते हो Li+ के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। जब आप Li का लेटिस एंथैल्पी के लिए एग्जांपल लेते हो तो कहते हो I- के कारण लेटिस एंथैल्पी कम है, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी में दोनों का सम होने के बाद देखना है। यहाँ आप इंडिविजुअल देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि इसकी साइज छोटी है इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज बड़ी है तो कम है। अब इंडिविजुअल सम किया तो आप ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ आप क्या देखोगे कि सर साइज इसकी कम है, इसकी साइज ज़्यादा है, तो साइज बढ़ गई, साइज ओवरऑल बढ़ गई, क्योंकि आपको इक्वल करना है, फिर लैटिस एंथैल्पी कम हो गई। तो दोनों की कंपैरिजन आप अलग अलग करेंगे, यहाँ दोनों को ऐड करके करेंगे, इंडिविजुअल देखेंगे। इसीलिए Li वाटर सॉल्यूबल है, क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी कम है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, मतलब तोड़ने वाली से निकलने वाली ज़्यादा है, इसलिए वो वाटर सॉल्यूबल है, मतलब जल्दी से सॉल्यूबल हो जाएगा। डन। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, आप 1 मिनट में नोट कर लें, है ना, छोटा सा, बिल्कुल फटाफट। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? होपफुली नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ बस। अब आप देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बतानी है कंडक्टिविटी, जो आप अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ भी सकते हैं। कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? जो भी बच्चा बताएगा वो बच्चा वास्तव में बहुत अच्छा बच्चा है। कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, और कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसकी साइज छोटी होगी वो जल्दी भागेगा यार, वाटर में वो आयन जल्दी भागेगा, जो जल्दी भागेगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसमें कौन सी दिक्कत है? तो बताइए साइज का क्या ऑर्डर है, पहले तो वो बता दीजिए और फिर कंडक्टिविटी बता दीजिए। बोलिए फटाफट, मुझे पता है जो बच्चे मुझसे पहले पूछ चुके वही सही बताएंगे, बाकी तो गलत ही बताएंगे। हाँ वो मुझे पता था बेटा गलत बताओगे।
हाँ प्रज्ञा, पता था मुझे, सबका पता है मुझे, देखो मुझे पता होता है कौन क्या करेगा। हाँ सब अगले साल फेस तैयारी करो। लिथियम एज हाईएस्ट, हाँ आनंद गिरी, हाँ भैया साइज टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। अरे वाह मजा आ गया मोहन, मुझसे तो नहीं पढ़ा तू? हाँ मुझसे ही पढ़ा है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। मेहता से लिथियम, ये केवल एक अपना इसी बोल रहा है सीजियम, सिंघानिया लिथियम। देखो अब मैं बोलूंगा तो जोर से बोलोगे मैंने गलत लिखा है, जोर से बोलोगे। देखो साइज बढ़ रही है ना, साइज बढ़ रही है ना, नहीं साइज कम हो रही है, साइज कम हो रही है। अरे सर ये कैसे हो सकता है, टॉप टू बॉटम साइज कम हो रही है? हाँ हो रही है, हाँ हो रही है। देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, साइज कम होती है टॉप टू बॉटम और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हाईएस्ट कंडक्टिविटी सीजियम प्लस की, लोवेस्ट कंडक्टिविटी Li प्लस की। क्यों? क्योंकि मैंने गैसियस नहीं लिखा है। मैंने गैसियस लिखा है क्या? ये मैंने गैसियस लिखा है क्या? कान खोलो, कंडक्टिविटी में गैसियस होगा कि एक्वस होगा? क्या होगा? एक्वस। और जब एक्वस हो जाएगा ना, जो जितना छोटा है वाटर के मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा आके उसको सराउंड करेंगे ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतने ही ज्यादा आके सराउंड करेंगे। और जितना बड़ा होगा ना वाटर के मॉलिक्यूल उतना ही कम आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन लूं तो Li प्लस जब गैसियस है तो 27 वाटर के मॉलिक्यूल आकर सराउंड कर रहे हैं, और जब सीजियम प्लस गैसियस है तो उसके 9 वाटर के मॉलिक्यूल आकर सराउंड कर रहे हैं। इसलिए जब ये एक्वस बन गया तो साइज सबसे बड़ी किसकी हो गई? Li प्लस की साइज सबसे बड़ी हो गई, इसलिए कंडक्टिविटी सबसे कम हो गई और सीजियम प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई। अरे कोई आदमी बुखार का पेशेंट आए तो डायरेक्ट अब पैरासीटामोल दे दोगे क्या? अब तो कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा भाई। तो अब समझो वो टेक्नोलॉजी गई कि टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ती है। ये गैसियस है क्या? गैसियस है क्या ये? हाँ गैसियस होता तो बढ़ती, पर एक्वस होते ही कम हो गई। तो साइज सबसे बड़ी ये और लेटिस एंथैल्पी सबसे, कंडक्टिविटी सबसे कम। तो सबसे छोटा ये, तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी? हाँ कंडक्टिविटी का ऑर्डर सीजियम से बढ़ता हुआ सबसे कम किसका होगा? Li प्लस का होगा। बोलो डन। सॉल्युबिलिटी में अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट अपन 1 आवर जैसी क्लास आपकी एकदम नॉन स्टॉपेबल हो गई है। ठीक है, आपको कैसा लगा आप व्हाट्सएप से मुझे थोड़ा सा अपडेट भी कर दीजिएगा, और क्या और इम्प्रूवमेंट भी हम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है लाइफ में, कभी हम नहीं कह सकते कि अब गुंजाइश नहीं है। हाँ वो ठीक है, शुरू में कर्व ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है और फिर धीरे 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 ऐसा होता है, पर होता है ये टाइम लगता है, ये टाइम लगता है। तो अभी तो हम यहीं पहुँचे होंगे, आई डोंट नो। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताते रहिएगा। सर विल द क्लास बी हेल्ड ऑन यूट्यूब नाउ ऑनवर्ड्स। यार इतने उतावले क्यों होते हो तुम लोग? उतावले मत हो यार, अभी तो आज की क्लास की बात करो। कल क्या होगा किसने है जाना? पता था क्या कल क्या होने वाला है? आज देखो, आज क्या लगा आपको? आज आपको मजा आया कि नहीं आया वो बताओ। आज के फीडबैक से सब कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि सिटी का सिनेरियो बहुत अलग होता है। घर से ऐसे सिटी से निकलते हुए आना भी बड़ा युद्ध भूमि में से आना जैसा है, चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अर्जुन बनना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा आप बोलो कैसे लगे? इंजॉयड, इंजॉयड, हाँ ये ठीक है, डन। तो भैया आज की क्लास डन है। कीप स्टडिंग, है ना, कीप इन टच। और टेस्ट टुडे, टेस्ट चेंज नहीं है भाई। 6:30 शार्प यू विल गेट योर पेपर, और 7:30 शार्प आपको खत्म कर देना है, और मुझे 8:30 को आपको डिपॉजिट करा देना है आफ्टर 1 आवर। डन। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड कोऑपरेटिंग। थैंक यू।